माय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसके बाद में आ जाता है आपका वॉइस। ये सारी चीजें जो होती हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में आप चाहे कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ, लेकिन भैया उसका सेंस या उसका अर्थ जो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। जो उसका भाव होता है वो नहीं बदलना चाहिए। सिंपल सेंटेंस देखिए क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सिंपल। ये जो सिंपल सेंटेंस लिखा है ये होता क्या है। सिंपल सेंटेंस को अच्छी तरह जान लीजिए कि इसमें केवल एक वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होगी, वो फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है। ये फाइनाइट वर्ब होती है विद सब्जेक्ट। ऐसी कोई वर्ब जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो एक ही वर्ब होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है। याद रखना है सिंपल सेंटेंस में जब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें केवल एक ही वर्ब हो और वो इंडिपेंडेंट हो, यानी अपने आप में ही सब कुछ हो, तो ऐसा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस में दो वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस में दो वर्ब होती है। मान लिया कि ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं और ये दोनों वर्ब, अंतर ये होता है दोनों वर्ब जो होते हैं, ये दोनों वर्ब इंडिपेंडेंट होते हैं। दो वर्ब होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, चाहे दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ भैया, आपस में भी दोनों से कोई मतलब नहीं, चाहे ये रहे या चाहे ये रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो, सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होती है, कंपाउंड सेंटेंस में दो होती है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और ये किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। ऐसा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो याद रखना, ऐसा सेंटेंस जिसको दो पार्ट में डिवाइड हो, जिसमें दोनों वर्ब क्या होनी चाहिए? दोनों वर्ब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और दोनों के सब्जेक्ट होने चाहिए, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस है, दो वर्ब है और दोनों इंडिपेंडेंट है तो कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी वर्ब तो दो होती है, वर्ब दो होती है, वर्ब दो होती है, लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि एक वर्ब इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी वर्ब डिपेंडेंट होती है। मान लिया कि ये दो भाई हैं, दो ब्रदर हैं, एक सर्विस करता है, एक जॉब करता है, एक बिना जॉब का है। तो जो जॉब करने वाला है वो अपने आप में डिपेंडेंट है, उसके पास अपनी खुद की जॉब है तो वो डिपेंडेंट है। लेकिन जो छोटा वाला है ये अपने बड़े वाले भाई पर डिपेंडेंट रहेगा। इस पर डिपेंड रहेगा क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई भी जरिया नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है।
अभी देखो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ही मस्ट वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड। अब बताइए कौन सा सेंटेंस है? हाँ बताइए कौन सा सेंटेंस है? ही मस्ट वर्क हार्ड, सिंपल सेंटेंस। क्या ये सिंपल सेंटेंस है? जी हाँ, ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि जो इसमें वर्क लिखा है ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब? इसलिए है क्योंकि इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है जो कि ही है। तो मैंने कहा था कि एक फाइनाइट वर्ब हो जिसका स्वयं का एक सब्जेक्ट हो, वो सिंपल सेंटेंस होगा। दैट्स सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, he was very unlucky। अब अनलकी ये कोई वर्ब नहीं है। अनलकी तो अनलकी ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं होती है। अब पूछो भैया इसमें कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। हाँ, अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो क्या स्टेट भी कोई वर्ब हो सकती है? जी हाँ, स्टेट वाज जो है, जैसे मैं आई एम अ टीचर, अगर हम आपसे बोल रहे कि आई एम अ टीचर, तो आई एम जो होगा उसमें एक स्टेट है, ये भी एक वर्ब होती है। इसमें वाज एक स्टेट है, वाज एक वर्ब है जिसका ही सब्जेक्ट है, तो ये भी एक फाइनाइट वर्ब हो गई और ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ही finished his exercise and put away his books। He finished his exercise and put away his books। हाँ भैया, ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, इसमें एक वर्ब है फिनिश्ड, दूसरी वर्ब है पुट अवे। फिनिश्ड है, ये भी फाइनाइट वर्ब है, और पुट अवे जो है ये भी फाइनाइट वर्ब है। ये एंड के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंजक्शन एंड के द्वारा जब जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ये सेंटेंस जो है ही फिनिश हिज एक्सरसाइज, मतलब उसने अपना जो एक्सरसाइज था, जो अपना व्यायाम था, उसको फिनिश्ड कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। वो तब हिज बुक्स, अपनी किताबों को रख दिया है, मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद उसने अपनी किताबों को रख दिया। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, अभ्यास करने के बाद उसने अपनी किताबों को रख दिया। ये वाला सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ही इज इल, वह बीमार है। सो ही कैन नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल। वह बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आ सकता। वह बीमार है, इल जो है हमारी फाइनाइट वर्ब है, कम हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके पास इसका खुद का एक सब्जेक्ट है और इसके पास भी इसका खुद का एक सब्जेक्ट है जो कि ही है। सो से जुड़ा हुआ कंजक्शन है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस किन किन कंजक्शन से जोड़ा जा सकता है, इसका एक नियम है, एफ ए एन बी ओ वाई एस, फैन वॉइस। एफ का मतलब होता है फॉर, एफ का मतलब होता है फॉर, ए एंड, एन
नॉर, बी बट, ओ और, वाई एट, एस सो। ये कंजक्शन आप याद रखना जो आपके कंपाउंड बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो जो लोग हमारी मदद करें उन लोगों को हमें साथ में अवश्य रखना चाहिए। तो फैन बॉयज का मतलब है एफ फॉर ए फॉर एंड माने नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट, एस फॉर सो। अभी देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस लिख रहे हैं वी मस्ट ईट, वी मस्ट ईट, हम को खाना चाहिए, और वी कैन नॉट लिव। इधर वाले सेंटेंस को और इधर वाले सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को पढ़िए। वी मस्ट ईट, हमें खाना अवश्य चाहिए, हमें अवश्य खाना चाहिए। वी कैन नॉट लिव, हम जीवित नहीं रह सकते। अब हमें अवश्य खाना चाहिए, हम जीवित नहीं रह सकते, सेंटेंस एक साथ बोलो, हमें खाना चाहिए, हमें अवश्य खाना चाहिए, हम जीवित नहीं रह सकते। कुछ तो छूट रहा है, सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए हमें कुछ तो हम छोड़ रहे हैं। तो सोचो क्या छोड़ रहे हैं। हमें अवश्य खाना चाहिए, अन्यथा हम जीवित नहीं रह सकते। तो अन्यथा यानी और का प्रयोग कर दिया गया और दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया गया। ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अंडरस्टूड? अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरी जानकारी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे तीन प्रकार की क्लॉज पर डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन प्रकार की क्लॉज होती हैं। उन तीनों क्लॉज के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी चीज का अध्ययन अगर आप डीपली करते हैं तो उसमें आपकी कोई भी वीकनेस नहीं रह जाती है। शॉर्ट मेथड पर जाके अगर पढ़ाई करोगे तो शॉर्ट ही तरीके से नीचे गिरोगे। कॉम्प्लेक्स, UMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए, अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन प्रकार की क्लॉज होती हैं। एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज ये हो गई। इसको हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। इसको हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। एक होती है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरी होती है एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होती है? नाउन क्लॉज का मतलब होता है व्हाट, व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आए। जब किसी भी सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई आए तो वहां पर नाउन क्लॉज होती है और व्हाट का रिप्लाई दैट होता है। जैसे कि मान लिया अगर हमने तुमसे कहा, आप बैठे हो, हम हैं, हमने कहा आई सेड, मैंने कहा, और थोड़ी देर शांत हो जाए तो आप उधर से हम रिप्लाई आएगा, सर क्या, क्या कहा, मैंने कहा, क्या कहा, कुछ तो है जो आपने कहा। तो मैंने कहा कि वह चला गया, कि वह चला गया। अब जब तक हम कि वह चला गया नहीं कहेंगे तब तक सामने वाले को तो नहीं पता कि सर क्या कहने वाले हैं। जब मैंने कह दिया कि वह चला गया, सेंटेंस पूरा हो गया। वह चला गया, हाँ वही समझ में आ गया कि वह चला गया, सर ने कहा कि वह चला गया। तो क्या का रिप्लाई जहां पर भी आ जाए वहां पर सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे ही सेड, उसने कहा, आगे नहीं पता हमें क्या कहा, इसका रिप्लाई दैट, की, क्या की, ही वॉज गिल्टी,
he was guilty, वह अपराधी है। अब इसका पूरा सेंस आ रहा है कि हाँ वह अपराधी है। तो व्हाट, उसने कहा, क्या कहा, क्या, व्हाट, इसका रिप्लाई दैट, दैट आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, नाउन क्लॉज हो गई। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में हु, व्हिच, कभी कभी दैट भी इसका रिप्लाई होता है। हु का रिप्लाई, व्हिच का रिप्लाई, दैट का रिप्लाई, कौन, कैसे, क्या, इनका रिप्लाई अगर आ रहा है तो वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। सेंटेंस जैसे लिख दिया मैंने, द मोमेंट, द मोमेंट which is lost forever, forever। क्षण, कौन सा क्षण भाई, क्षण, कौन सा क्षण, जो चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। तो जब कौन सा का रिप्लाई आ रहा है which, क्या आ रहा है which, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एडवर्ब क्लॉज, अब एडवर्ब क्लॉज में देखो, एडवर्ब क्लॉज वह क्लॉज होता है, ऐसे समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर का जितना भी बचा हुआ कूड़ा करकट था वो सब एडवर्ब क्लॉज में डाल दिया गया। अभी मैं इधर बताता हूँ, उधर बोर्ड पे जगह नहीं थे। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब, ये एडवर्ब क्लॉज जो है, एक तो ये टाइम, टाइम बताता है, इसके बाद प्लेस बताता है, इसके बाद मैनर दिखाता है, इसके बाद रीजन दिखाएगा, एक कंडीशन अप्लाई होती है। टाइम अप्लाई करेगा, प्लेस अप्लाई करेगा, मैनर अप्लाई करेगा, रीजन अप्लाई करेगा, फिर कंडीशन अप्लाई करेगा। हाँ भैया देखो, अगर टाइम अप्लाई कर रहा है तो समय में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, पहले, बाद में, ज्यों ही, क्यों ही, कहा, कहा नहीं आएगा, कहा तो आएगा स्थान के लिए, व्हेन यानी कब, तो इसका रिप्लाई आएगा व्हेन, एज सून एज, बिफोर एंड आफ्टर। ये सारे रिप्लाई है टाइम के। प्लेस का रिप्लाई होगा व्हेन, कब, प्लेस का रिप्लाई वेयर, वेयर कहाँ, प्लेस का रिप्लाई कहाँ, ठीक है। मैनर, हाउ किस तरह से, एज इफ मानो, ऐसे शब्द आ जाए, वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे मानो राजकुमार हो, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो माइनर दिखाते हैं। रीजन, वह बीमार था, वो विद्यालय क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था। तो क्यों, क्यों नहीं आया, क्यों का रिप्लाई बिकॉज, बिकॉज होगा। विद्यालय नहीं आया, भैया राम बीमार है और विद्यालय नहीं पहुंचा, किसी ने उससे पूछा कि विद्यालय क्यों नहीं आया, तो उसका रिप्लाई ये आएगा राम विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो क्यों का रीजन आ रहा है बिकॉज। कंडीशन अप्लाई में देखो होते हैं दो, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, इफ, अनलेस, ऑल्दो। इस तरह के जो भी कंजक्शन आ जाए तो वहां पर एडवर्ब क्लॉज होगी और ये सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। चलिए मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस लिख कर दे रहा हूँ और उन्हें आप देखकर गेस कीजिए कि वो सेंटेंस कौन से हैं।
he confessed that he was guilty, that he was guilty. He bought the library. He bought the library which belonged to his uncle. Belonged to his uncle. अगला है he died the village. He died the village where he was born. Where he was born. If you are not an Indian, if you are not an Indian, you can't be admitted. You can't be admitted. He confessed. उसने माना. क्या माना भाई? सेंटेंस कह रहा है उसने माना. इधर वाला ढक लो. He confessed. उसने माना कि क्या की. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या का रिप्लाई आ रहा है? क्या की क्या मान लिया? He was guilty. वो अपराधी है. क्या क्या रिप्लाई आ रहा? तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा? नाउन क्लॉज. सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स. ठीक है. He bought. उसने खरीदा. उसने बेच दिया. He bought. उसने बेच दिया. द लाइब्रेरी. उसने लाइब्रेरी बेच दी. कौन सी लाइब्रेरी बेच दी? उसने कहा लाइब्रेरी बेच दी. कौन सी लाइब्रेरी बेच दी? तो कौन का रिप्लाई अगर आ रहा है, कौन का रिप्लाई भी आ रहा है, तो कौन सा क्लॉज हो गया? व्हिच मतलब एडजेक्टिव क्लॉज. सेंटेंस कौन सा? कॉम्प्लेक्स. अभी आपको इसमें क्लॉज भी पता हो रही है. ही डाइड द विलेज. वो गांव में मर गया. कौन से गांव में मर गया? कहाँ मर गया? वह मर गया. कहाँ मर गया? तो कहाँ का रिप्लाई? वेयर यानी प्लेस. क्या दिखा रहा है? प्लेस. कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज. प्लेस यानी एडवर्ब. एडवर्ब क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इफ यू आर नॉट एन इंडियन. यदि आप एक भारतीय नहीं है, यू कांट बी एडमिटेड. तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा. तो इसमें कोई कंडीशन रखी है. आपको तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आप एक भारतीय नहीं हो जाओगे. तो भाई इफ इफ लगा है यानी कि कंडीशन अप्लाई हो रही है. कंडीशन अप्लाई. अगर कंडीशन अप्लाई हो रही है कौन सा क्लॉज आ जाएगा? एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज हो गया और सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया. आशा करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया. अगर समझ में कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. और हो सकेगा हमसे तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे. अब इसके बाद में अभी हम आपको बताते हैं इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव कैसे होता है.
इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इंटरचेंज का मतलब होता है सेंटेंस तो तुम्हारा नेगेटिव बन जाएगा, हम उसमें नॉट का प्रयोग तो कर देंगे, बट उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, उसका जो भाव है वो नहीं बदलना चाहिए, वो जो का त्यों ही रहना चाहिए। तो इंटरचेंज करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रख लेना, ये सूत्र होता है नॉट हटा के, नॉट सटा के। नॉट हटा के, नॉट सटा के, मतलब जिस सेंटेंस में नॉट है उसमें हटा दिया जाएगा और नहीं है तो उसमें लगा दिया जाएगा। अब यहाँ आप इंटरचेंज कर रहे हो, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ या फिर डिग्री बनाओ, डिग्री में भी यही रूल लगेगा, जिसमें नॉट होगा हटा दिया जाएगा और नॉट नहीं है तो उसमें लगा दिया जाता है। सबसे पहले इसका एक रूल होता है नॉट प्लस एंटोनिम्स, नॉट प्लस एंटोनिम्स, मतलब नॉट लगाओ और एंटोनिम्स का प्रयोग कर दो, आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद नॉन बट का प्रयोग आ जाए, नॉन बट के प्रयोग से एंटोनिम बनाया जाता है। इसके बाद में डिड नॉट फेल का प्रयोग किया जाता है, डिड नॉट फेल। फिर डिग्री कंपैरिजन में, डिग्री कंपैरिजन में एंटोनिम्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसा हमने यहाँ पर लिख दिया he is a good boy। अब इस सेंटेंस को मैं बोल रहा हूँ कि इसको निगेटिव बनाओ, तो भैया देख लो इसमें नॉट नहीं है, ये वाला रूल फॉलो कर लो, नॉट नहीं है, जाहिर सी बात है नॉट का प्रयोग, अगर हम निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट का प्रयोग वैसे ही होना चाहिए और होगा भी। निगेटिव बनाते समय नॉट, नीदर, नेवर, नथिंग, नॉन वट, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, अर्थ अच्छी तरह समझ लीजिए इसका, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, और निगेटिव होने पर भी वो लड़का जो है अच्छा ही रहेगा। अगर हम यहाँ कर देंगे ही इज नॉट अ गुड बॉय तो इसका अर्थ हो जाएगा वह एक अच्छा लड़का नहीं है, ये तो अर्थ उसका बदल जाएगा, एक कह रहा अच्छा लड़का है, दूसरा कहेगा अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा है तो अच्छा ही रहना चाहिए, बट सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो ये देख लीजिए इसमें ही इज नॉट अ बैड बॉय, गुड का एंटोनिम बैड आ जाएगा, नॉट का प्रयोग करके एंटोनिम्स का प्रयोग कर देंगे। अगर बात में ओनली है और ओनली वाले वाक्य में आपको एंटोनिम बनाना है, ओनली वाले वाक्य का अगर नेगेटिव बनाना है तो ओनली को हटाकर नॉन बट का प्रयोग कर दिया जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगी हुई है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटाकर डिड नॉट फेल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी जाएगी। डिग्री कंपैरिजन में जैसे यहाँ पर लिखा है राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज एज गुड एज श्याम, अगर कोई भी वाक्य डिग्री में दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव भी डिग्री में ही बनेगा। हम क्या करेंगे इसको, ये हमारी डिग्री देखिए एज का प्रयोग हुआ है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, डिग्री का वीडियो बनाकर डाल देंगे तो आपको अच्छी तरह पता लग जाएगी कौन सी डिग्री किसमें है। अभी इसमें इसका समझ लीजिए कि एज का अगर प्रयोग हुआ है, एज या फिर सो एज का यदि प्रयोग हुआ है तो वो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस दिया होगा तो उसको निगेटिव बनाते समय हम उसे कंपेरेटिव कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा। श्याम को इधर ले आएंगे, श्याम इज, नॉट नहीं है नॉट लगा देंगे, क्योंकि नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, इसमें नहीं है तो लगा दिया। राम इज नॉट गुड की कंपेरेटिव फॉर्म रख दो, बेटर
देन फिर हो जाएगा राम। राम इज नॉट बेटर देन, श्याम इज नॉट बेटर देन राम। ये आपका डिग्री में नेगेटिव बन जाएगा। हाँ, अगर डिड नॉट फेल का प्रूव हम करते हैं, जैसे कि ही सॉ द ताज, उसने ताजमहल देखा। अभी इसका नेगेटिव बनाना है, तो अब देखिए सा सी की सेकंड फॉर्म है। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है भैया? सा होती है। और इसमें रूल दिया है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करते हैं। तो हम लिख देंगे कि डिड नॉट फेल टू सा की फर्स्ट फॉर्म रख दो, सी द ताज। बस, he did not fail to see the ताज। ये आपका हो गया अफर्मेटिव से नेगेटिव। मतलब कोई भी सेंटेंस चेंज करो, नेगेटिव हो जाए बट उसका अर्थ या सेंस नहीं बदलना चाहिए।